सो टुडेज टॉपिक इज व्हाट? स्टीरियो केमिस्ट्री। और स्टीरियो केमिस्ट्री का पहला टॉपिक क्या है मुझे बताओ? प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? गूगल पे हमने टाइप किया। अब देखो क्या हो रहा है, इस डायग्राम को देख लो, ठीक है ना। इस डायग्राम में क्या दिखाया है कि ये एक सोर्स ऑफ लाइट दिखाई है इन्होंने। इसमें से जो लाइट जा रही है ना, ये हर जगह जा रही है, देखो आप। अब इसको ना एक इंस्ट्रूमेंट आता है निकोल प्रिज्म, ये हमारी फिजिक्स लैब में मिल जाता है। उससे निकलने के बाद आप लोगों ने क्या रियलाइज किया? चलो डायग्राम चेंज हो गया, अच्छे के लिए होता है जो होता है। अब यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? येलो वाली भी है और नीचे ब्लू वाली भी दिख रही है हमको, हर जगह जा रही है। ये इसको क्या बोलते हैं? पोलराइजर। पोलराइजर से निकलने के बाद क्या हुई? ये एक ही तरफ की लाइट आ गई, अब ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ऐसी लाइट को क्या बोलते हैं? पोलराइज लाइट, ठीक है ना। अब आगे भी समझ लो, 1 मिनट पूरी कहानी। अब क्या होता है कि ना यहां पर एक कंपाउंड रखेंगे आगे, ठीक है ना। यहां पर हम एक कंपाउंड रखेंगे आगे और कंपाउंड में से इस लाइट को पास करेंगे। कंपाउंड में से ना हम इस लाइट को पास करेंगे। देखो ये रहा, ये लाइट आई, ये हो गया पोलराइजर। ये लाइट हर जगह जा रही थी, जो हर जगह जा रही थी उसे क्या बोलते हैं? अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज को पोलराइजर से निकाला, लाइट एक ही डायरेक्शन में चलने लगी। और फिर उसके बाद यहां पर हमारे पास एक पोलरीमीटर ट्यूब है, इसमें एक कंपाउंड रखेंगे। कंपाउंड में से निकलने के बाद लाइट, देख रहे हो लाइट ने अपना प्लेन बदल लिया। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलोगे बेटा? व्हाट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? तो आप बोलोगे ए कंपाउंड विच कैन रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। ए कंपाउंड विच कैन रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, ठीक है ना। तो बात ये आई कि जी हमारे पास हमें ये पता लग गया ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होता है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो होता है जिसमें से लाइट जब पास होगी तो लाइट अपना क्या बदल लेगी? प्लेन बदल लेगी। अब किसी के बच्चे ने पूछा कि इससे करना क्या है सर? सारी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा समझ में आ गया, बट व्हाट डू वी हैव टू डू विद दिस? क्या करना है उसका? बात ये होता है कि ना एक ही कंपाउंड कई बार ना दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कुछ कंपाउंड क्या करते हैं, लाइट को राइट हैंड साइड में घुमा देते हैं। जो लाइट को राइट हैंड साइड में घुमा देंगे उसे बोलोगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलोगे बेटे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो लेफ्ट में घुमा दोगे उसे क्या बोलोगे? लीवो रोटेटरी। लेफ्ट में घुमा दोगे तो लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। तो कई चीजें होती है ना, वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, कुछ डेक्स्ट्रो रोटेटरी और कुछ लीवो रोटेटरी, ठीक है ना। इसका लेना देना है क्या? इसका लेना देना होता है SN1 और SN2 रिएक्शन से। किससे बेटे? SN1 और SN2 रिएक्शन से, ठीक है ना। SN1 SN2 से क्या लेना देना होता है? 2 मिनट में क्लियर करते हैं, ठीक। उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चे क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनने की ना एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि उस कंपाउंड में एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे ग्रुप क्या लगे हों? अलग लगे हों। ये देखो, जैसे देखो ये रहा, यहां देखना जरा, ये एक कार्बन है, ठीक है ना। इस कार्बन पर सारे ग्रुप अलग लगे हैं। ये एक्चुअली क्या है? ब्यूटेन 2। ये बीच वाला कार्बन है और बीच वाले कार्बन पे सारे ग्रुप अलग लगे हुए हैं ना। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनने की एक शर्त है। हर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं बन सकता। स्टीरियो केमिस्ट्री में उसी कंपाउंड की एंट्री हो सकती है जिसमें एटलीस्ट एक ऐसा कार्बन हो, मैं इसको यहां बना देता हूं, एटलीस्ट एक ऐसा कार्बन हो जिसमें सारे ग्रुप क्या लगे हों? अलग लगे हों, लाइक दिस। ये 3D स्ट्रक्चर था ना, इसको मैंने 2D में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो अब पहली बात तो हमें ये पता, आप लिखेंगे, अगला क्वेश्चन जरा लिखो, अगला टॉपिक लिखो, कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी देखो यहां पर लिखी हुई है। ऑप्टिकली एक्टिव बनने के लिए, ऑप्टिकली एक्टिव बनने के लिए क्या होना चाहिए? ये देखो यार, यहां से देखो जरा कि यहां से पढ़ो, पहले ये लाइन पढ़ना। द एसिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल along with non-superimposability of mirror images is responsible for the optical activity in organic compounds. Optically active बनने के लिए क्या चाहिए?
एसिमेट्री चाहिए। क्या चाहिए? देखो होता क्या है, लाइट सीधी नहीं जा पा रही ना, घूम रही है। क्यों घूम रही है? क्योंकि जो कंपाउंड है ना वो एक तरफ भारी है एक तरफ हल्का है। तो वो एक तरफ भारी एक तरफ हल्के को क्या बोलोगे आप? एसिमेट्रिक कंपाउंड। अब एसिमेट्रिक होने के लिए बच्चों क्या होना चाहिए कि जो एक कार्बन है ना उसमें जो एक कार्बन है, देखो, इफ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स attached to a carbon are different, the mirror image of the molecule is not superimposable on the molecule, such a carbon is called asymmetric carbon or stereo center. The resulting molecule would lack symmetry और उसको बोलेंगे क्या? asymmetric molecule। मतलब इस लाइन में यह समझाया है कि ऑप्टिकली एक्टिव बनने के लिए एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसको क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन। ऐसा कार्बन, एक ऐसा कार्बन होना ही चाहिए। और ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटे? एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर में एक और नाम बता रहा हूं, ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन भी कह सकते हैं। और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ये हो जाए उसे कायरल मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, उसे कायरल मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो पहले अब आपने टॉपिक क्या लिखना है? क्या लिखा है आपने? कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। उसमें ये पूरा पैराग्राफ आएगा। ठीक है? इसमें क्या है कि अब टॉपिक जो आ गया ना बच्चों, वो आ गया ये कायरल एंड कायरलिटी। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया? कायरल क्या होता है? एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो एसिमेट्रिक होता है, जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कायरलिटी क्या होती है? कायरलिटी क्या होती है? देखो यहाँ पे क्या हुआ है। कायरलिटी क्या है? कायरलिटी का मतलब क्या लिखा है? अगर किसी चीज की जो मिरर इमेज है वो क्या आ जाती है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। यहाँ पे हाथ का एग्जांपल दिया है, जैसे ये हाथ है तो उसकी मिरर इमेज ये आएगी, ये एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हो रही। तो जब भी कोई कंपाउंड में एक ऐसा कार्बन होता है जिसमें सारे ग्रुप अलग होते हैं, जो उसकी मिरर इमेज आती है ना वो नॉन सुपर इम्पोजेबल आती है। क्या आती है बेटा? नॉन सुपर इम्पोजेबल आती है। जैसे देखो ये इसकी आ रही है, ये सुपर इम्पोजेबल है और ये नॉन सुपर। अब देखो कायरलिटी का इन्होंने क्या बोला, देखो क्या बोला इन्होंने? द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस आर सेड टू बी कायरल एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कायरलिटी। कायरल होने की क्या शर्त है? वही, मतलब ये सारी चीजें ना इंटर रिलेटेड है। सबसे पहले दोबारा सुनो, ऑप्टिकल एक्टिविटी किसकी वजह से? कायरलिटी की वजह से। व्हाट इज कायरलिटी? अगर किसी कंपाउंड की मिरर इमेज क्या आ रही है? नॉन सुपर इम्पोजेबल आ रही है। और कायरलिटी होने के लिए चाहिए क्या? एक ऐसा कार्बन जिसमें सारे ग्रुप क्या लगे हैं? अलग लगे। ठीक है ना? एक क्वेश्चन के अंदर ना देखेंगे, आपको बताना होगा कि कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है, कौन सा ए कायरल है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि जैसे ये दो मॉलिक्यूल तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें बताना है कौन सा कायरल है और कौन सा ए कायरल है। ठीक है ना? ये कायरलिटी का टेस्ट बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। इसमें क्या है, आपको क्लियरली देख के पता लग रहा है, क्लियरली देख के पता लग रहा है इसके अंदर कि इसमें जो ये वाला है ना, ये वाला कार्बन, ठीक है ना, जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन में सारे ग्रुप अलग है ना, तो ये कायरल है, ये कायरल है, ये ए कायरल है। इसमें थोड़ा अजीब लग रहा है ना, कोई बात नहीं, ये कार्बन है, इसमें एच अलग है, ओ एच अलग है, ये अलग है और ये अलग है इसमें, लेकिन इस कार्बन पर ये दोनों सेम नहीं है क्या? अरे हाँ, है ना? तो ये वाला कौन सा लिखूं? ए कार्बन। और ये तो आसान था, इसमें बताओ, इसमें इस कार्बन पे स्टार लगा रहा हूं, इस कार्बन में सारे ग्रुप अलग हैं, तो इसे आप क्या बोलोगे अगेन? कायरल। तो ये था, ठीक है ना? करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, व्हाई वी आर स्टडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, इधर देखो, ये बच्चों एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में ये हेलो अल्केन है कि नहीं, मुझे बताइए आप। ये एक हेलो अल्केन है ना, इसको न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, और न्यूक्लियोफाइल कौन है? वाई। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हो? यहां पर आप क्या देख रहे हो? एक पॉसिबिलिटी। यहां पर आप क्या देख रहे हो? दूसरी पॉसिबिलिटी। यहां पर आप क्या देख रहे हो? तीसरी पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से। सुनने की बात है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का सिंबल क्या होता है? प्लस।
डेक्स्ट्रो का मतलब होता है कि लाइट निकलने के बाद राइट हैंड साइड में घूम जाए तो उस कंपाउंड को बोलते हैं क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब बच्चों क्या है कि जब न्यूक्लियोफाइल ने उसको अटैक करा तो एक केस तो ये है कि जहां पर एक्स लगा है वहीं वाई आ गया है, तो हम बोलेंगे कि स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से यहां पर क्या हो गया है, रिटेंशन हो गया है। क्या हो गया है, मतलब डेक्स्ट्रो था डेक्स्ट्रो ही रहा, डेक्स्ट्रो था डेक्स्ट्रो ही रहा, तो क्या बोलोगे, रिटेंशन हो गया। यहां पर आप क्या देख रहे हो कि एक्स हटा है यहां पे लेकिन वाई लगा है यहां पे। ऐसा SN2 में होता था, SN2 में ना अटैक पीछे से होता है तो स्टीरियो केमिस्ट्री उसकी पलट जाती है। तो यहां पर था डेक्स्ट्रो बना लीवो, तो हम बोलते हैं क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। ये पॉसिबिलिटी SN1 में है, ये पॉसिबिलिटी बोर्ड में बेटे यही क्वेश्चन आता है कि इन्वर्जन की पॉसिबिलिटी किस में है, रिटेंशन की पॉसिबिलिटी। और इंटरेस्टिंग चीज, ऐसा केस जिसमें आधा A बन जाए आधा B बन जाए, यानी कि थोड़ा बहुत, मतलब कहने का ये हो गया कि रिएक्शन ऐसे हुआ कि अटैक यहां से भी हुआ अटैक यहां से भी हुआ, आधा डेक्स्ट्रो आधा लीवो, जिसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। जिसको बोलोगे बेटे क्या, रेसमिक मिक्सचर अगर बन जाए तो हम बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से यहां पर रेसमाइजेशन हो गया। क्या हो गया बेटे, रेसमाइजेशन। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है जैसा था वैसा ही रहा स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से, ऑप्टिकल एक्टिविटी के हिसाब से, तो आपने बोलना है रिटेंशन हो गया। पलट गया, इन्वर्जन हो गया। आधा डेक्स्ट्रो आधा लीवो, तो आपने बोलना है रेसमाइजेशन हो गया। ये होता है स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत, कि उससे पता लगता है हमें कि इन्वर्जन हो सकता है, रेसमाइजेशन हो सकता है। ठीक है ना, और रेसमाइजेशन भी जो है वो SN1 में होता है। ठीक है ना। इस टॉपिक को हेडिंग क्या देनी है, इस टॉपिक को आपने हेडिंग यही दे, इस टॉपिक का एक हेडिंग ये है, ये इसकी हेडिंग है, आउटकम्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू स्टीरियो केमिस्ट्री, या स्टीरियो केमिकल आउटकम्स भी कहते हैं इसको। ठीक है ना। फिर आप ये पूरा हेडिंग डाल के ये सारा लिख लो, फिर इसको मैं आपको डिटेल में आगे भी समझा देता हूँ।